आज हम देखेंगे व्यूअर्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है और इसमें क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके कैसे इसके प्रोसेस होते हैं, इससे परेशानियां कैसी हो सकती हैं, ये सभी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़े भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक हमारा मोटिवेशन होता है आपके द्वारा, तो उससे हम और मोटिवेट होंगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और किसी भी टॉपिक में आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगी। और ये जैसे एज़ पर डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स और अदर्स जो था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो मैंने वो हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको सही लगे उसी में से आप पढ़ सकते हैं। तो जो विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, इज द जॉइनिंग ऑफ द वुमेन्स एग्स एंड मैंस स्पर्म, यानी कि आईवीएफ जो होता है, इसको शॉर्ट में आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन का एग होते हैं और मेंस के जो स्पर्म होते हैं, यानी कि मदर के एग और फादर के स्पर्म को क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में ज्वाइन किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। और जैसे कि वैसे नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो मदर के यूट्रस में होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेबोरेटरी में, इसलिए इन विट्रो बोल रहे हैं, जो कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म हैज अटैच टू द इंटर्ड अटैच टू एंड एंटर्ड द एग, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो आप इसमें काफ़ी बार सुनेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म जब एग के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसके अंदर उसमें मतलब अटैच हो जाता है एग से और उसमें एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में और जानें तो जो नेचुरल जो नॉर्मली जो एग होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली एन एग ऑन स्पर्म, यानी कि जो एग और स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं इनसाइड द वुमेन बॉडी, यानी कि वुमेन के बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, आपस में मिलते हैं। लेकिन इफ द ये जो फर्टिलाइज एग जो होता है वो क्या होता है, अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द वॉम, यानी कि जो मदर की जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वहां पे ये अटैच हो जाता है, कौन, फर्टिलाइज एग। ठीक है, एंड कंटिन्यू टू ग्रो, और वहीं पे वो क्या होता है, कंटिन्यू आगे को बढ़ता रहता है। ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है, बेबी जो होता है फिर वो बेबी का रूप ले लेगा, है ना, छोटा फीटस बनेगा, फिर बेबी बनेगा, और 9 महीने के बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी, मतलब वो एज ए न्यू बॉर्न जो होता है वो डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, 9 महीने के बाद। और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल और अनअसिस्टेड कंसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल कंसेप्शन भी बोल सकते हैं आप, और अनअसिस्टेड जो कंसेप्शन भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं पड़ी। नेचुरल प्रोसेस के साथ बेबी की जो होती है जो ये फर्टिलाइजेशन का काम होता है, और उसके बाद जो ये जो फर्टिलाइज एग होता है वो ग्रो होता है, यानी कि आगे बढ़ता है कंटिन्यू, और फिर एक क्या होता है, बेबी का जन्म होता है 9 महीने के बाद। ठीक है, इसी को ये सब बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आईवीएफ में क्या होता है, उल्टा होता है। आईवीएफ में क्या होता है कि जो ये आईवीएफ क्या होता है, मतलब एक फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको शॉर्ट में ART बोलते हैं। ठीक है, ये भी वर्ड आएंगे अभी। तो इसमें होता है कि असिस्ट करके रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यानी कि रिप्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना, मतलब कोई ना कोई टेक्निक को यूज करके, है ना। तो आईवीएफ में यही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल मेडिकल टेक्निक आर यूज टू हेल्प द वुमेन बिकम प्रेग्नेंट, यानी कि वुमेन को प्रेग्नेंट करने के लिए, बनाने के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, कंसेप्शन को कंसीव करने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल मेडिकल टेक्निक का यूज करना पड़ता है। इट इज मोस्ट ऑफन ट्राइड व्हेन अदर लेस एक्सपेंसिव फर्टिलिटी टेक्निक हैव फेल्ड, और ये जो होता है तब किया जाता है जब अदर जो फर्टिलिटी टेक्निक जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती है, तब ये इसको ट्राई किया जाता है आईवीएफ को। ठीक है, और जो कम खर्चीली होती है ना, पहले उसको ट्राई करेंगे, अगर वो फेल हो गई तो फिर आईवीएफ को करेंगे, क्योंकि आईवीएफ थोड़ी कॉस्टली होती है। अब इसका जो ये कैसे इसको क्यों किया जाता है, तो इसको इसलिए किया जाता है, आईवीएफ जो होता है वो मैनी रीजन इसमें इंक्लूड है। जब ये इसको करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि इनफर्टिलिटी है, यानी कि बांझपन एक कारण होता है। और जब क्या होता है कि व्हेन वन पार्टनर हैज एन एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, यानी कि कोई, या फिर मतलब
किसी एक पार्टनर में क्या है, हेल्थ इश्यूज हैं, ऐसी कंडीशन है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में से कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते हैं, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या कुछ पीपल जो होते हैं विल ट्राई IVF आफ्टर अदर फर्टिलिटी मेथड हैव फेल्ड। जैसे कि हमने अभी इससे प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो उन्होंने अदर फर्टिलिटी जो मेथड थे वो उन्होंने यूज़ करे लेकिन वो फेल हो गए, तब उनको फिर क्या करना पड़ेगा, IVF को ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, इफ़ दे आर एट द एडवांस मैटरनल एज, या फिर जब जो मदर की एज है वो ज़्यादा है, ठीक है, तब भी ये वाली टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है। और IVF इज़ ऑल्सो रिप्रोडक्टिव ऑप्शन for some for same sex couple or people who wish have a baby without a partner। और ये IVF उनमें भी यूज़ किया जाता है, IVF टेक्निक के द्वारा रिप्रोडक्शन, जिसमें कि जो होते हैं सेम सेक्स कपल होते हैं, यानी कि जो गर्ल्स होती हैं आपस में, दोनों पार्टनर जो होती हैं वो आपस में कोई भी मतलब मैरिज ना करना चाहें, साथ में फ्रेंडली रहना चाहें, तो वो भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वाई द प्रोसीजर इज परफॉर्म, ये प्रोसीजर क्यों किया जाता है, यही कंटिन्यू कर रहे हैं हम कि IVF इज डन टू हेल्प वुमेन बिकम प्रेग्नेंट, उनको प्रेग्नेंट करने के लिए वुमेन को, जो कि अभी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी उनको कंसीव नहीं हो रही तो उनके लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट मैनी कॉजेज, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जिसमें कि इनफर्टिलिटी है और एडवांस एज है मदर की, यानी कि एज ज़्यादा है। और ये जो होती है इसमें 5 स्टेजेज होती हैं। कितनी स्टेजेज होती है, 5 स्टेजेज होती है IVF की। सबसे पहले ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है, यानी कि फर्टिलिटी जो ड्रग के द्वारा क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है ओवरी को, ताकि वो क्या बनाए, मल्टीपल एग को प्रोड्यूस करे। यानी कि एग बनाने के लिए ओवरी को क्या करना पड़ता है, मल्टीपल का मतलब होता है कि ज़्यादा, ठीक है, उनको अंडे बनाने के लिए उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, उत्तेजित करना पड़ता है कुछ ऐसी ड्रग्स लेके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओवेरियन स्टिमुलेशन। सबसे पहले ओवरी को स्टिमुलेट करना पड़ेगा मदर की, लेडी की। उसके बाद है एग रिट्राइवल का मतलब होता है लेना। ठीक है, अब यहाँ पे को क्या हो गया, ओवरी ने एग को प्रोड्यूस कर लिया विद द हेल्प ऑफ ड्रग। अब यहाँ पे फिर उन एग को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द ओवरीज से उसको क्या करेंगे, एग्स को जो बने हैं उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके स्पर्म कलेक्शन, उसके बाद क्या होता है, स्पर्म को भी कलेक्ट किया जाएगा जो उसके हस्बैंड का है, ठीक है, मेल पार्टनर का है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि एग को और स्पर्म को क्या किया जाएगा, कंबाइन किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, कहाँ पे, मिलाया जाएगा लैब में। ठीक है, और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब वो जब मिला लिया गया, वो मिक्स हो गया और जो स्पर्म है वो ओवम में एंटर हो गया, तो उसको क्या किया जाएगा, फिर ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस में, यानी कि जो मदर की जो यूट्रस है बॉडी के अंदर, उसके अंदर उसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो यही स्टेजेस हैं जो कि आप देख पाएंगे। फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया था कि स्टिमुलेशन की स्टेज होती है, जिसको कि सुपर ओवुलेशन भी कहते हैं। और ये मेडिकेशन, इसमें कुछ मेडिकेशन यूज़ की जाती है जिसको कि फर्टिलिटी मेडिसिन बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो गिवन टू द वुमेन को दी जाती है ताकि वो एग को प्रोड्यूस करे मल्टीपल। और नेचुरली अ वुमेन प्रोड्यूस 1 एग पर मंथ, जो नेचुरल तरीके से जो बनता है वो एक एग जो होता है हर महीने वुमेन बनाती है। और वुमेन के एग में मतलब वो उसके जो ओवरी होती है उसमें एक एग हर महीने बनता है। फर्टिलिटी मेडिसिन टेल द ओवरीज टू प्रोड्यूस सेवरल एग, लेकिन अगर उसको फर्टिलिटी मेडिसिन दे दी जाती है तो उसके लिए उसको ज़्यादा एग बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है ओवरी को, तो उसमें उसकी फर्टिलिटी की मेडिसिन को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या होगा कि द वुमेन विल हैव रेगुलर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड। अब इस मेथड में उसका एग्जामिन किया जाएगा थ्रू दी वजाइना। ठीक है, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और उसके ओवरीज का ब्लड टेस्ट का, और ब्लड टेस्ट भी किए जाएंगे टू चेक द हार्मोन लेवल, और हार्मोन लेवल को चेक करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किए जाएंगे, और वजाइना के थ्रू उसका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, उसको रेगुलर चेक करने के लिए ओवरीज को। और फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एग रिट्राइवल। जैसे मैंने बताया था शॉर्ट में, हमने देखा था कि एग को कलेक्शन करना। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, माइनर सर्जरी की जाती है जिसको कि फॉलिकल एस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि फॉलिकल को एस्पिरेट करना, खींचना। तो इसमें क्या होगा कि इज डन टू रिमूव द एग फ्रॉम द वुमेन बॉडी। इसमें क्या किया जाएगा, जो एग होता है उसको वुमेन की बॉडी से हटाया जाएगा, निकाला जाएगा,
और ये सर्जरी जो होती है इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफिस मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओपीडी में यानी कि आउटडोर पेशेंट का भी ये हो सकता है, ये छोटा ऑपरेशन मतलब होता है, प्रोसेस होता है मतलब, ठीक है। द वुमेन विल बी गिवन मेडिसिन सो शी डज नॉट फील पेन। और वुमेन को क्या दी जाती है, पेन किलर मेडिकेशन दे दी जाती है जिससे कि उसको पेन फील ना हो ड्यूरिंग प्रोसीजर, यानी कि ये जो प्रोसीजर करेंगे तो उस समय वो मदर को पता नहीं चलेगा, इसके लिए उसको मेडिकेशन दे दी जाती है, ठीक है। यूजिंग अल्ट्रासाउंड इमेज, अब जो अल्ट्रासाउंड की मदद से उसकी जो गाइडेंस से क्या किया जाएगा, जो डॉक्टर होते हैं वो इंसर्ट करते हैं, पतला सा निडल इंसर्ट करते हैं, किसके थ्रू, वजाइना के थ्रू इनटू द ओवरी में। जो ओवरी में जहाँ पे एग हैं वहां पर एक वजाइना के थ्रू क्या किया जाएगा, निडल इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। और सैक में, ठीक है, जो सैक होता है ओवरी और जो सैक यानी कि जो फॉलिकल होता है उसको, सैक को फॉलिकल बोलते हैं जिसके अंदर एग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एग होते हैं, और जो निडल होती है वो क्या करेगी, कनेक्टेड टू द सक्शन डिवाइस, और उस निडल को क्या करते हैं, सक्शन डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो उसको एस्पिरेट करेगा, जो खींचेगा, और विच पुल द एग एंड फ्लूइड आउट ऑफ ईच फॉलिकल वंस एट टाइम, फिर वन एट अ टाइम। तो उसमें क्या होता है, एक ही बार में जो एग होते हैं वो क्या करेंगे, पुल कर लिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो फ्लूइड होता है वो भी फॉलिकल से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ये वाला स्टेप 2 में एग को रिट्रैवल करना, जैसे मैंने बताया कि वो सक्शन के थ्रू और निडल के थ्रू वजाइना के द्वारा उसमें अंदर इंसर्ट किया जाता है ओवरी में। और फिर इसमें क्या होगा, द प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द अदर ओवरीज, और यही प्रोसेस फिर दूसरी ओवरी में भी किया जाएगा। जैसे आपको पता ही है कि वुमेन की 2 ओवरी होती है ना, तो एक से भी ले लिया जाएगा, फिर दूसरे से भी सेम प्रोसेस कर लिया जाता है एग लेने का, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देयर में बी सम क्रैम्पिंग आफ्टर द प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर खत्म होने के बाद थोड़ा सा मदर को क्या होगा, अनइजीनेस होगा, हल्का पेन होगा, बट इट विल गो विद अ डे, और उसके बाद विद इन अ डे, एक ही दिन में उसका वो जो पेन होता है वो भी चले जाएगा, ठीक है, एक दिन के अंदर ही वो ठीक भी हो जाएगा। इन रेयर केसेस, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें क्या होगा, पेल्विक लेप्रोस्कोपी में भी नीडेड टू रिमूव द एग। वैसे तो जनरली इसी तरीके से हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था लॉन्ग नीडल को वजाइना के थ्रू इंसर्ट करेंगे अल्ट्रासाउंड की हेल्प से देखते हुए। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि पेल्विक लेप्रोस्कोपी की जाएगी, पेल्विक के द्वारा, लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसको एग को रिमूव किया जाएगा। इफ अ वुमन डज नॉट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एग, डोनेटेड एग में बी यूज। अगर वुमेन जो होती है कोई भी एग प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, कोई भी एग नहीं बन पा रहे उसके ओवरी में मेडिकेशन लेने के बाद भी, तो डोनेटेड जो एग होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल रहते हैं, पहले से ही कुछ लोग डोनेट कर रहे होते हैं, तो उसका भी किसी और का एग का यूज करके भी ये प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती है। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो वो होगा, निषेचन का काम होगा, फर्टिलाइज करने का। तो जो इसमें क्या होगा, द मेंस स्पर्म प्लेस टुगेदर विद द बेस्ट क्वालिटी एग, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का जो एग होता है वो देखा जाता है, और ये जो मेंस का जो स्पर्म होता है उसको प्लेस किया जाता है वहां पे, जो कि बेस्ट क्वालिटी का एग होगा, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ द स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन, ठीक है। अब जब उसको मिक्सिंग की जाती है एग को और उसको जो स्पर्म होता है उसी को इंसेमिनेशन बोलते हैं। और एग एंड स्पर्म जो होते हैं आर देन स्टोर इन द एनवायरमेंटली कंट्रोल चैम्बर। और फिर इनको जो एग और स्पर्म होते हैं इसको क्या किया जाता है, जो एनवायरमेंट, जिस भी एनवायरमेंट की इनकी जरूरत होती है उतना एनवायरमेंट को कंट्रोल करके मतलब मेंटेन करके उसके अंदर चैम्बर में इनको प्लेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो स्पर्म जो होते हैं वो मोस्ट ऑफन एंटर फर्टिलाइज एन एग अ फ्यू आवर्स आफ्टर इंसेमिनेशन, ठीक है। जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं एग के साथ में कुछ ही आवर्स में आफ्टर इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के यानी कि जो निषेचन जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके कुछ घंटे के बाद जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि एग के साथ वो क्या कर लेंगे, एंटर हो जाएंगे, ठीक है। If the provider think the chamber is if the provider think chance to fertilization is low, अगर डॉक्टर जो होते हैं, प्रोवाइडर मीन यहाँ पे डॉक्टर से है, अगर वो देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो स्पर्म में भी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एग।
यानी कि ये प्रोसेस जो होता है ना, जो स्पर्म होता है वो एग में एंटर करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीमा हो रहा है, तो डॉक्टर उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं एग में, ठीक है। जो मदर का एग होता है उसको डायरेक्टली भी इंजेक्ट किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड। और जो ये इंजेक्ट करने के जो मेथड होता है उसको बोलते हैं ICSC। ICSC का मतलब होता है इंट्राक्रिप्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, ये बोलते हैं उसको, और शॉर्ट में बोलेंगे ICSC। उसके बाद है मैनी फर्टिलिटी प्रोग्राम रूटीनली डू ICSC ऑन सम ऑफ द एग इवन इफ थिंग अपीयर नॉर्मल, ठीक है। तो जो ये यहाँ पे मैंने हिंदी में भी दे रखा है कि कुछ मतलब कुछ ऐसे प्रजनन कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम जिन नियमित रूप से कुछ अंडों पर ICSI करते हैं, भले ही चीजें सामान्य दिखे, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं फर्टिलिटी वाले जिसमें कि जो रूटीनली क्या होते हैं, ये ICSC जो होते हैं वो भले ही ये नॉर्मल दिखे, इवन थिंग अपीयर नॉर्मल, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, कुछ इसमें नियमित रूप से इसको चेक किया जाता है, यानी कि भले ही वो नॉर्मल दिख रहा हो लेकिन उसको क्या किया जाएगा, रूटीनली उसको चेक किया जाता है, ठीक है। अब स्टेप 4 में क्या होगा, एम्ब्रियो कल्चर, इसमें कल्चर किया जाएगा, ठीक है। तो व्हेन द फर्टिलाइज एग डिवाइड्स, जब फर्टिलाइज एग जो होता है वो डिवाइड हो जाता है यानी कि बढ़ जाएगा, तो इट बिकम एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है कि जो अब क्या बन रहा, भ्रूण जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब वो भ्रूण बन जाता है, कौन, जो एग होता है, ठीक है। और लेबोरेटरी स्टाफ विल रेगुलर चेक द एम्ब्रियो। अब वो जो लेबोरेटरी स्टाफ होते हैं उसको कंटिन्यू अपने ऑब्जर्वेशन में रखते हैं एम्ब्रियो को, टू मेक श्योर इट ग्रोइंग प्रॉपरली, ताकि वो क्या हो रहा हो, जो उसका जो ग्रोथ हो रही है, मतलब कि जो उसकी जो ग्रो हो रहा है वो अच्छी से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा करके वो उसको ध्यान में रखते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि वो प्रॉपरली ग्रो हो, ठीक है, टाइम के अनुसार। विद इन अबाउट 5 डेज के अंदर नॉर्मल एम्ब्रियो हैज सेवरल सेल। तो जो ये एम्ब्रियो होता है इसमें कुछ 5 डेज में ही क्या हो जाते हैं, के अंदर में काफी सेल हो जाते उत्पन्न हो जाते हैं, दैट आर एक्टिव डिवाइडिंग। और वो कैसे रहते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग रहते हैं, यानी कि कंटिन्यू वो बनते रहते हैं, कहने का मतलब। जो कपिल होते हैं वो क्या करते हैं, कपल्स हु हैव अ हाई रिस्क ऑफ passing a genetic hereditary disorder to child may consider pre-implantation genetic diagnosis, ठीक है। तो जो कपल होते हैं जो कि हाई रिस्क होते हैं, जिनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क होते हैं, यानी कि उनके जो बेबी होते हैं उनके परिवार में किसी को ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ हो, हेरिडिटी डिसऑर्डर हुआ हो कि चाइल्ड जो होते हैं वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर ऐसा है तो उसमें वो ये करा सकते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, यानी कि इम्प्लांटेशन से पहले उसका डायग्नोस कराना कि वो कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो दिस प्रोसीजर इज मोस्ट ऑफन डन 3 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसीजर जो होता है, जो ये देखने का जो PGD करने का जो प्रोसेस होता है, ये 3 से 5 दिनों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये 3 से 5 दिनों के अंदर में ये किया जाता है। तो लेबोरेटरी जो साइंटिस्ट होते हैं रिमूव अ सिंगल सेल और सेल, यानी कि जितने भी अभी जो हमने देखा था कि उसमें सेल आ जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो किसी सिंगल सेल को या फिर वो एम्ब्रियो से जो भी सेल उसमें है उसमें से वो क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं लेबोरेटरी साइंटिस्ट जो होते हैं सेल में से, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसमें से सेल को हटाते हैं फ्रॉम ईच एम्ब्रियो, हर एम्ब्रियो से, एंड स्क्रीन द मैटरनल फॉर स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर। और फिर वो क्या करते हैं, जो मदर होती है उसकी वो क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प्रयोगशाला में वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रत्येक भ्रूण से एक कोशिका या कोशिकाओं को निकालते हैं और विशिष्ट अनुवांशिक विकारों के लिए सामग्री की जांच करते हैं, यानी कि ये जो वुमेन की जो एम्ब्रियो था, ये जो बन गया अभी, इसका फिर वो क्या करेंगे, स्क्रीन करेंगे उसके मटेरियल का कि कहीं कोई स्पेसिफिक उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है एम्ब्रियो में, है ना। अगर नहीं है तभी वो उसको इम्प्लांट करेंगे, नहीं तो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी फॉर द रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, PGD कैन हेल्प पेरेंट्स डिसाइड हु विच एम्ब्रियो टू इम्प्लांट। उसके बाद क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के अनुसार PGD माता पिता को यह तय करने में मदद कर सकता है कि कौन से भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाए, ठीक है। जैसे अब वो डायग्नोज कर दिया ना
PGD से, अब उसमें कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, तो फिर मदर डिसाइड, जो पेरेंट्स होते हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन सा वाला एम्ब्रियो, जो कि डिसऑर्डर जिसमें नहीं है उनको बताया जाएगा, तो उसी को वो इम्प्लांट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, ये उनको डिसाइड करते हैं फिर वो। दिस डिक्रीज द चांस ऑफ द पासिंग अ डिसऑर्डर ऑन टू अ चाइल्ड। अब ये जो प्रोसेस होता है PGD का, ये क्या करता है कि जो बच्चा होता है उसमें कोई डिसऑर्डर को पास होने से मतलब ये उसके चांसेस को कम कर देता है, यानी कि पता चल जाएगा कि ये वाला अगर जो एम्ब्रियो है अगर उसको इम्प्लांट करेंगे तो उसमें इस तरीके का डिसऑर्डर हो सकता है, तो पेरेंट्स उसको इम्प्लांट, जो मदर होती है उसके यूट्रस में इम्प्लांट नहीं करवाएंगे ना। लेकिन अगर उसमें कोई भी, तो इससे क्या होंगे, ये जो रिस्क होते हैं डिसऑर्डर के जो पास होते हैं वो कम हो जाएंगे बच्चों में, ठीक है। द टेक्निक इज कंट्रोवर्शियल एंड नॉट अफोर्डेबल एट ऑल सेंटर। लेकिन ये जो टेक्निक होती है ये थोड़ी सी क्या होती है, कंट्रोवर्शियल होती है। इस जरूरी नहीं है कि ये हर कोई लेबोरेटरी में इसकी सुविधा हो, विवादास्पद है, इसलिए जरूरी नहीं है कि हर उसमें इसकी सुविधा उपलब्ध हो, तो इसलिए पता लगाना होता है पहले। और जो लास्ट वाला होता है ये होता है 5th एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब पूरा सब कुछ देख लिया तो अब उसको ट्रांसफर करने का जो स्टेप होता है वो लास्ट वाला होता है। इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने पहले वाली स्लाइड में भी देखा था स्टार्टिंग में शॉर्ट में, कि इसको आप ट्रांसफर करना होगा। तो एम्ब्रियो आर प्लेस इनटू द वुमेन वॉर्म, यानी कि वुमेन के यूट्रस में इसको फिर प्लेस करेंगे और 3 to 5 days आफ्टर एग रिट्राइवल एंड फर्टिलाइजेशन। जब से एग को लिया है मदर की ओवरीज से और उसको फर्टिलाइज किया है स्पर्म के साथ, तो तब से फर्टिलाइजेशन के बाद और निकालने के बाद 3 से 5 दिनों में के अंदर में क्या करते हैं, फिर वो उसको प्लेस करते हैं वुमेन के वॉर्म में, ठीक है। उसके बाद है द प्रोसीजर इज डन इन द प्रोवाइडर ऑफिसर। ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रोवाइडर्स ऑफिस मतलब OPD होता है, यानी कि जो डॉक्टर है वो अपने चैम्बर में भी इस काम को कर सकते हैं वाइल द वुमेन इज अवेक, और वुमेन इसमें अवेक रहती है, यानी कि जगी हुई रह सकती है, सिर्फ उसको पेन किलर वगैरह मिल जाएंगी। द प्रोवाइडर इंसर्ट अ थिन वेज, जैसे मैंने बताया था कि एक पतला ट्यूब डाला जाएगा, उसमें कंटेनिंग द एम्ब्रियो होंगे। उस ट्यूब में क्या होंगे, कैथेटर जो होता है ना उसमें एम्ब्रियो होंगे, ठीक है। और उसको क्या जाए, वजाइना के थ्रू, जो वुमेन की जो वजाइना है वहां के थ्रू उसको यूट्रस में इंसर्ट किया जाएगा थ्रू द सर्विक्स, वजाइना सर्विक्स से होते हुए अप टू द जो इनटू द वॉर्म, ठीक है। अब मदर के वॉर्म में वो इम्प्लांट किया जाएगा, ठीक है, वजाइना के थ्रू सर्विक्स से होते हुए उस कैथेटर को वुमेन के जो वॉर्म होता है यानी कि यूट्रस होता है उसमें उसको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया, कैथेटर को पहुंचाया जाएगा, जिसमें कि क्या है, एम्ब्रियो है, ठीक है। इफ एन एम्ब्रियो स्टिक टू इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ द वॉर्म, ठीक है। इफ एन एम्ब्रियो स्टिक्स टू इम्प्लांट्स, ठीक है, कहाँ पे, मदर की वुमेन, मतलब जो मदर का जो वॉर्म है यानी कि यूट्रस है उसमें क्या किया जाएगा, एम्ब्रियो को इम्प्लांट किया जाएगा एंड प्रेगनेंसी जो एंड ग्रो प्रेगनेंसी रिजल्ट, ठीक है। फिर क्या होता है कि यदि भ्रूण जो होता है गर्भाशय की परत में चिपक जाता है तो वो क्या होता है, बढ़ता है और फिर वो गर्भावस्था उसकी होती है, यानी कि अभी इसको पहुंचाया था वोम में, तो अब यहाँ पे जो एम्ब्रियो है स्टिक हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। कहाँ पे, यानी कि चिपकने का मतलब है इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, ठीक है। लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसमें वो चिपक जाएगा और उसके बाद वो वहां पे बढ़ता है, कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, बढ़ता है, प्रेगनेंसी, और फिर रिजल्ट उसका होता है प्रेगनेंसी, यानी कि वुमेन जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, ठीक है। मोर देन one embryo may be placed into the womb at the same time which can lead to twins, triple or more, ठीक है। more than one embryo, अब एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर वहां पे प्लेस हो जाए वुमेन के मतलब इम्प्लांट हो जाते हैं वुमेन के वॉर्म में यानी कि यूट्रस में, तो उस मतलब एक से ज्यादा उसी समय में, तो क्या हो सकते हैं, वो ट्विंस डिलीवरी हो सकती है, यानी कि 2 बेबी हो सकते हैं, 3 बेबी, ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करेगा कि उसके जो है कितने एम्ब्रियो वहां पे इम्प्लांट हुए हैं और सब हेल्दी हैं। द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर इज अ कॉम्प्लेक्स इशू। अब एग्जैक्ट नंबर ट्रांसफर करना जो है वो जरा कॉम्प्लेक्स इशू है, यानी कि बताना कि हमें एक ही मतलब वुमेन के वॉर्म में 1 देना है या 2 देने हैं, यानी कि अपनी मर्जी से उसको कितने नंबर में इम्प्लांट करना है, ये वाला जो मेथड है ट्रांसफर करने का ये थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स मेथड है, थोड़ा सा इश्यू है इसमें, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसलिए वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाना मुश्किल होता है। दैट डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर। अब ये जो होते हैं डिपेंड करते हैं मैनी फैक्टर में, स्पेशली द वुमेन एज, स्पेशली ये वुमेन की एज में डिपेंड करते हैं। यूज्ड एम्ब्रियो में बी फ्रोजन एंड इम्प्लांटेड और डोनेटेड एट अ लेट डेट। ठीक है, फिर क्या होता है, इस जो ये होते हैं ना भ्रूणों को बाद में फ्रीज कर प्रत्यारोपित या दान किया जा सकता है। ठीक है, जो अनवांटेड, जो अनयूज्ड एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो तो ज्यादा यूज हो, मतलब निकल गए हैं, निकाल लिए गए हैं ना कैथेटर के थ्रू, या वो जो हमने नीडल इंसर्ट की थी, तो अब ये बन गए हैं एम्ब्रियो जो ज्यादा बन गए हैं, उसको रखा जा सकता है, मतलब कि उसको संभाल के रखा जा सकता है, स्टोर किया के रखा जा सकता है, ताकि वो क्या हो सके, डोनेट किया जा सके कभी बाद में जिसको जरूरत पड़ जाए उसकी, तो इसलिए उसको उसी के नेचुरल टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जा सकता है। ये तो स्टेप्स थे। आईवीएफ बेबी अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ये जो आईवीएफ बेबी जो होते हैं, इसमें क्या होगा कि जो मदर और बेबी दोनों के लिए कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें कि मल्टीपल बर्ड्स हो सकते हैं, यानी कि जैसे हमने अभी देखा था ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं और इसलिए, और ये जो प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकते हैं, यानी कि जो बेबी होगा वो फुल टर्म में ना होकर लो बर्थ बेबी भी हो सकता है। जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं उसको लो बर्थ वेट बेबी, अंडर डेवलप लंग्स, यानी कि उनके या तो कोई अंग अच्छी से डेवलप नहीं होगा लंग्स उनके, और इस तरीके से वो हो सकते हैं। ठीक है, या कोई इन्फेक्शन उनको कैच हो सकता है, और लो बर्थ हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकती है, बेबी जो होते हैं उसमें हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई और अदर हेल्थ कंडीशन हो सकती है। बर्थ डिफेक्ट इससे बोलते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन के साथ ही पैदा हो रहे हैं जो कि हेल्थ इश्यूज हैं। ठीक है, फिर है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी कि उनका जो ठीक से ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, सेरिब्रल पाल्सी जिसे बोल सकते हैं आप, उसमें सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती है, लैंग्वेज डिले हो सकती है उनकी उसके वजह से। ठीक है, फिर ओवरीज हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, यानी कि OHSS भी बोलते हैं इसको, तो ओवरी जो होती है वो बिकम लार्ज हो जाती है, यानी कि जो मेडिकेशन के थ्रू क्या होती है वो बड़ी हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी उसका, वो किसके वजह से, फर्टिलिटी ड्रग जो वुमेन लेती हैं। ठीक है, फिर या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कहीं पर भी वो प्रेगनेंसी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो यूट्रस में ही हो, उस और अदर प्लेस में भी वो हो सकती है। ठीक है, मतलब अटैच हो सकता है वो। फिर है डैमेज एंड ब्लॉकेज, जो ब्लॉक फिलोपाइन ट्यूब कैन कॉज बाय द पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज और प्रायर रिप्रोडक्टिव सर्जरी। ठीक है, अगर कभी कोई पहले रिप्रोडक्टिव सर्जरी कराई है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से, तो क्या हो सकती है, जो फिलोपाइन ट्यूब है वो ब्लॉक हो सकती है, डैमेज हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। हमने पहले भी पढ़ा, ये टॉपिक मैंने डाला, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जो इनफर्टिलिटी हो सकती है इंक्लूडिंग द डिक्रीज स्पर्म काउंट एंड ब्लॉकेज। ठीक है, जो स्पर्म प्रॉपर नहीं बन पाना और ब्लॉकेज होना, इस तरीके की प्रॉब्लम भी होती है। मेल में मैनी फैक्टर्स हो सकते हैं, और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो सकती है। कुछ ऐसी भी इनफर्टिलिटी होती है जिसका कि कोई मतलब किसका कारण नहीं पता चल रहा होता, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, फिर इसके कुछ रिस्क हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर में वही है कि कॉम्प्लिकेशन ही हुआ कि इसमें हमने देख ही लिया था कि जो रिस्क हैज बीन एक्सपेंडेड एंड जो IVF इन्वॉल्व लार्ज अराउंड ऑफ द फिजिकल एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ द फिजिकल एंड इमोशनल एनर्जी, टाइम एंड मनी, यानी कि इसमें क्या होता है कि फिजिकल, इमोशनल एनर्जी, टाइम, मनी सभी कुछ यूज होगा, लार्ज अमाउंट में मनी भी लगेगा। मैनी कपल डीलिंग विथ इनफर्टिलिटी सफर स्ट्रेस, और बहुत सी जो कपल्स होते हैं उनको इससे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, IVF को एकदम से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इमोशनल प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, एंड जो वुमेन होती है वो टेकिंग फर्टिलिटी मेडिकेशन में हैव ब्लॉटिंग, और जो वुमेन जो होती है फर्टिलिटी की मेडिसिन ले रही होती है उनको क्या हो सकता है, सूजन हो सकती है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, यानी कि पेट में सूजन हो सकती है, फूल सकता है, पेन हो सकता है एब्डोमेन में यानी कि पेट में, एंड मूड स्विंग हो सकता है, मूड उनका स्टेबल नहीं रहता, इरिटेशन वगैरह हो सकता है, सर दर्द होगा, और अदर साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। रिपीटेड IVF इंजेक्शन कैन कॉज
ब्रूजिंग। और अगर इसको बार बार किया जाता है, आईवीएफ को इंजेक्ट किया जाता है, तो ब्रूजिंग भी मतलब कि इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। और इन रेयर केसेस में, बहुत कम ऐसे केसेस में क्या होता है कि इनफर्टिलिटी मेडिकेशन में कॉज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जैसे मैंने बताया था कि ओवरी जो होती है लार्ज हो जाएगी, है ना, और पेनफुल होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इनफर्टिलिटी, ये जो फर्टिलिटी मेडिकेशन की वजह से। दिस कंडीशन कॉज बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिन, वही मैंने बताया, जैसे फूला हुआ लगेगा, पेट में पानी भरने का मतलब बिल्डअप ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, एब्डोमेन में पानी भर जाएगा, चेस्ट में भी। एंड सिम्टम इंक्लूड द, अब इसमें क्या क्या लक्षण होंगे? एब्डोमेन में पेन होगा, ब्लॉटिंग होगी, वेट जो होता है उनका गेन होगा, बढ़ेगा 10 पाउंड से लेके 4.5 किलोग्राम विद इन द 3 to 5, यानी 3 से 5 दिनों में ही अंदर उनका वेट भी बढ़ सकता है। और डिक्रीज यूरिनेशन, और डिस्पाइट ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि पानी वो ठीक ठाक पी रहे हैं, उसके बाद भी उनको यूरिन जो होती बहुत कम बनेगी। नोजिया, वॉमिटिंग होगा, जी मचलाना, उल्टी आना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ की भी प्रॉब्लम आ जाएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। माइल्ड केसेस, ये ज्यादातर जो होता है रेयर केसेस में होता है ये सब, बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। एंड माइल्ड केसेस कैन बी, ये जो सीवियर केस थे ना उसमें, और जो माइल्ड केसेस कैन बी ट्रीटेड, जो हल्के फुल्का किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट उसका हो सकता है विद इन ट्रीटमेंट विथ बेड रेस्ट, यानी कि उनको बेड रेस्ट दिया जाए, कंप्लीटली बेड रेस्ट, मतलब आराम करने के लिए बोला जाएगा वुमेन को। और जो मोर सीवियर केसेस होते हैं रिक्वायर्ड ड्रेनेज ऑफ द फ्लूइड, और जो ज़्यादा गंभीर केस होते हैं उसमें ये जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करने की जरूरत होती है विद अ निडल के द्वारा। जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हो गया था, भर गया था, उसको बाहर निकाला जाएगा, और उसको पॉसिबिलिटी जो है उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की होगी, यानी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो मेडिकल स्टडीज हैव शोन सो फार द फर्टिलिटी ड्रग आर नॉट लिंक्ड टू ओवेरियन कैंसर, ये मेडिकल स्टडीज के द्वारा पता चला है कि जो फर्टिलिटी जो ड्रग होती हैं वो ओवेरियन कैंसर से लिंक नहीं है, इससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। रिस्क ऑफ एग रिट्राइवल इंक्लूड द रिएक्शन टू द एनेस्थीसिया, ठीक है। जो रिस्क होते हैं एग रिट्राइव, मतलब जो ये एग को जो रिट्राइव करने का जो रिस्क होगा उसमें क्या क्या आ सकते हैं? एनेस्थीसिया का रिएक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? डैमेज टू स्ट्रक्चर सराउंडिंग ओवरी, ओवरी के आसपास का जो स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो सकता है, जैसे कि बावल एंड ब्लडर, ठीक है। ये कब करते समय? रिट्राइवल करते समय, यानी कि एग को बाहर निकालते समय ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देयर इज अ रिस्क फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, वो तो हमने पहले ही देख लिया कि इसमें ज्यादातर रिस्क जो होता है ट्विंस डिलीवरी का रिस्क होता है। व्हेन मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्लेस इनटू द वॉर्म, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो वॉर्म में प्लेस हो जाते हैं, और तो ये वाला चांस होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी का। कैरिंग मोर देन वन बेबी एट अ टाइम इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर डिलीवरी, अगर एक से ज्यादा बेबी इम्प्लांट हो रहा है, मतलब होंगे एम्ब्रियो प्लेस, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का चांसेस होते हैं लो बर्थ वेट का, यानी कि अगर हाउएवर इवन अ सिंगल बेबी बॉर्न आफ्टर आईवीएफ इज अ हाईली रिस्क, यानी कि हायर रिस्क ऑफ प्रीमेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। अगर ट्रिपल मतलब जो ट्विंस बेबी हैं उसमें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी के बर्थ के मतलब चांसेस हैं, और लो बर्थ वेट के, यानी कि बेबी का वेट बहुत कम होगा। हालांकि सिंगल बेबी भी अगर पैदा होता है आफ्टर ये आईवीएफ के द्वारा, तो उसमें भी क्या होता है? प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, जन्म के समय। और आफ्टर द प्रोसीजर, अब प्रोसीजर हो गया है, सब कुछ स्टेप भी आपने करवा लिए हैं, तो अब इसमें क्या करना है इसके बाद कि जो एम्ब्रियो होता है उसको ट्रांसफर भी आफ्टर एम्ब्रियो के मतलब ट्रांसफर होने के बाद जो वुमेन होती है उसको बोलना होता है कि वो रेस्ट करे प्रॉपरली, और उसको क्या करना होगा? कंप्लीट बेड रेस्ट इज नॉट नेसेसरी, यानी कि कंप्लीट बेड रेस्ट ना करे, यानी कि एकदम जो बेड में ही लेटे रहना होता है ना, कंप्लीट बेड का मतलब, बेड रेस्ट का मतलब होता है कोई काम ना करना, आराम करना, बस जरूरत पड़ने पे ही बेड को छोड़ना, है ना। तो वो वाले कंडीशन में मतलब जो होता है ये जरूरी नहीं कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट करे, लेकिन रेस्ट करना उसको बोलने के लिए उसको बोला जाएगा कि वो रेस्ट करे, हैवी वर्क ना करे। एंड अनलेस देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ OHSS
तो मोस्ट वुमेन, जब तक कि ये वाली प्रॉब्लम ना हो, और मोस्ट वुमेन रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिवली द नेक्स्ट डे, और ज़्यादातर जो वुमेन होती है वो नेक्स्ट डे में ही क्या हो जाती है, नॉर्मल अपना एक्टिविटी करने लगती है, नॉर्मल हो जाती है। वुमेन वो है हु अंडरगोन IVF, जो वुमेन IVF करवाती है तो मस्ट टेक डेली शॉट और पिल्स ऑफ द हार्मोनल प्रोजेस्टेरोन फॉर 8 to 10 weeks आफ्टर द एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब उनके वॉर्म में एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है वुमेन के IVF में, तो वो क्या करती है, डेली जो होती हैं वो पिल्स लेनी होती है उनको, हार्मोनल प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, 8 से 10 हफ्ते तक का। प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं, वो हार्मोन होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल तरीके से बाय द ओवरी एंड प्रिपेयर द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं वो ओवरी के द्वारा क्या किया जाता है, नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। जो ये हार्मोन होता है इसका काम होता है यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करना, यानी कि यूट्रस की जो लाइनिंग 3 होती है ना उनको अच्छे से बनाना, यूट्रस को ठीक से मेंटेन करना, सो दैट द एम्ब्रियो कैन अटैच प्रोजेस्टेरोन। इसलिए जो होता है एम्ब्रियो कैन क्या हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन अटैच होगा, प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको भी उसमें भी काम करता है एम्ब्रियो को ग्रो करने में, एंड ऑल्सो हेल्प द इम्प्लांटेड एम्ब्रियो ग्रो एंड बिकम इस्टेब्लिश इन द यूट्रस। तो इसकी हेल्प से जो एम्ब्रियो होता है वो क्या होता है, यूट्रस में ग्रो तो होता ही होता है, साथ में वो इस्टेब्लिश भी रहता है, यानी कि स्थिर रहता है यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो वुमेन में कंटिन्यू टू टेक प्रोजेस्टेरोन, इसलिए वुमेन को क्या करना पड़ता है, जिनकी ओवरी ये नहीं बना पाती प्रोजेस्टेरोन, तो उसको 8 से 12 हफ्ते तक का क्या होता है, जब उसको प्रेगनेंसी के बाद क्या करना पड़ता है, प्रोजेस्टेरोन लेना पड़ता है। टू लिटिल प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग द अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में लीड टू मिसकैरेज। अगर बहुत कम प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ली जा रही है स्टार्टिंग में वीक में, तो प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, मिसकैरेज हो सकती है, यानी कि अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं। आफ्टर 12 to 14 डेज आफ्टर, यानी कि अबाउट 12 to 14 डे, अब लगभग 12 से 14 हफ्ते के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर, द वुमेन विल हैव प्रेगनेंसी टेस्ट। तो जब से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है ये अब एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो के ट्रांसफर होने के बाद 12 से 14 दिन के अंदर में उसकी क्या करनी होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है वुमेन का। और कॉन्टेक्ट योर प्रोवाइडर, अगर कोई ऐसा हो रहा है उसको, तो डॉक्टर से क्या करनी होती है, उसको कांटेक्ट करना होता है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है। अगर उसको फीवर है वुमेन को, और अगर उसको पेल्विक में पेन है, पेल्विस पेन है, यानी कि यूट्रस एरिया में नीचे के एरिया में उसको पेन है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसको वजाइना के द्वारा ब्लड भी देखने को मिल रहा है, और अगर उसको यूरिन में भी ब्लड आ रहा है, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। और ये IVF के कुछ और नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें कि ART भी होती है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, और क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, और इनफर्टिलिटी इन विट्रो भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो में। जो भी आप कमेंट में लिखेंगे, कुछ टॉपिक चाहिए तो वो बताइए, और लाइक तो पक्का करते जाइए, ये हमारा मोटिवेशन होता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में।